दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ हेल्प करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपने कमेंट्स लिखकर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। लेकिन वो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितने भी आप सक्सेसफुल लोग उठा करके देखें, जिन्होंने दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, अपने का अलग पहचान बनाई है, सबसे बढ़कर पहचान बनाई है, आप उनकी स्टोरी को उठाकर देखिए। आपको पता लगेगा कि वो कितनी मुश्किलों से गुजरे थे। वो कोई सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुए थे। वो मेहनत से बने थे। उन्होंने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखी थी, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। वो आप अमूमन ये पाएंगे कि वो कई बार अपनी ज़िंदगी से हार चुके थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। और जब इंसान बार बार हारने के बाद भी आगे बढ़ता है ना, जिसमें वो हिम्मत होती है ना कि हर एक रुकावट से आगे उसने निकल जाना है, वो ही सक्सेसफुल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी, जैसे आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं, या आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही है, या आपका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, और आप हिम्मत छोड़कर वो काम को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं ना, तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलती। ऐसे आपको हिम्मत रखनी पड़ती है, अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है। देखें, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमें बार बार बताते हैं कि टाइम नहीं वेस्ट करो, आप ऐसे नहीं ऐसे करो। वो हमको कई काम करने के तरीके भी बताते हैं, लेकिन हम उनकी बात मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। हम तब तक नहीं सीखते जब तक कि हम वो खुद मिस्टेक खुद ना कर लें, और हम उस मिस्टेक से ही सीखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो सेम चीज़ यहाँ पर आप समझिए कि जब तक हम अपनी ही की हुई गलतियों से सीख कर आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। आज की जो स्टोरी है ना, वो ऐसी ही एक स्टोरी है। वो ऐसी स्टोरी है जिसमें कि आप देखेंगे कि इस इंसान ने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। इस इंसान में आगे बढ़ने की इतनी लगन थी कि वो बिल्कुल ज़ीरो से, एब्सोल्युटली ज़ीरो से उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। उसकी स्टोरी आपको बनाने वाला हूँ। तो ये और कोई नहीं, लुई वुइटन की स्टोरी है। लुई वुइटन का आपने नाम सुना होगा। लुई वुइटन दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड में से एक है। अगर हम इसको सबसे बड़ा नहीं कहेंगे तो सबसे बड़ों में से एक तो कम से कम है। आज इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 40 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। 40 बिलियन का मतलब होता है 4000 करोड़। अंदाज़ा लगाइए, 4000 करोड़। जिस इंसान के पास कभी कुछ नहीं था, उसका एम्पायर आज की डेट में 4000 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच चुका है। तो 4000 करोड़ डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है मेरे भाई। तो चलिए अब हम लुई वुइटन के बारे में बात करते हैं। लुई वुइटन का जन्म फ्रांस में 19वीं शताब्दी में हुआ था, 1821 में। वो एक बहुत ही गरीब किसान के यहाँ जन्मा था। जब लुई वुइटन का जन्म हुआ था, उस समय फ्रांस का राजा था नेपोलियन। नेपोलियन उस समय काफ़ी युद्ध लड़ रहा था, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ रहा था, और उसके चलते फ्रांस की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, जो माली हालत थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, खासकर वहाँ के किसानों की। तो किसान बहुत ही बुरा जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था। तो बहुत ही छोटी एज से लुई वुइटन का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था। उसने काफ़ी स्ट्रगल की थी। जो लुई वुइटन की जो मदर थी, उनकी मृत्यु भी बहुत ही छोटी एज में हो गई थी। लुई वुइटन उस टाइम बहुत छोटा था। तो उसके जो फादर थे, उसने दूसरी शादी कर ली थी। तो लुई वुइटन की जो स्टेप मदर आई थी, उसके सौतेली माँ थी, वो इतना अच्छा बिहेव नहीं करती थी उसके साथ, और वो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। ना उसको टाइम पर खाना मिलता था, ना भरपेट खाना मिलता था। वो सारा दिन सुबह से रात तक अपने खेतों में काम करता था, अपने पशुओं की देखभाल करता था। वो सारा दिन वो मेहनत करता था, और लेकिन उसको बदले में कुछ नहीं मिलता था। वो अच्छा ना बिहेवियर उसके साथ, ना कुछ, और वो ऐसा ही बुरा जीवन व्यतीत कर रहा था बहुत ही छोटी एज से।
और सर्दियों के टाइम पे तो वहाँ की लाइफ और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती थी। और जब उसकी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट थी कि हर तरफ से उसको बुरा मिल रहा था, तो वो उसने सोचा कि वो घर छोड़कर कहीं और चला जाएगा। अभी उसकी उम्र केवल 13 साल की थी, और वो उसने एक दिन रात को जब उसने देखा कि अब बस अब बहुत हो गया, तो वो अपने घर से बिना किसी को बताए चुप करके निकल पड़ा। उसका हमेशा से ही सपना था कि वो पेरिस जाकर बसना चाहता था, लेकिन पेरिस जाने के लिए ना तो उसके पास खाने, ना पैसा, ना कपड़ा, कुछ भी नहीं था। पर वो फिर भी घर से निकल पड़ता। वो सिर्फ 13 साल का था। और जब वो निकला तो उसको रास्ते में छोटे मोटे उसने काफ़ी काम, छोटे मोटे काम करने शुरू किए ताकि वो अपना रास्ते का खर्चा पानी निकाल सके। उस समय कोई इतना डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करती थी ये, क्योंकि हम ये बात 1825 1830 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो उस समय इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी जैसे अब तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं। जो उसका सफ़र था वो तकरीबन 500 किलोमीटर का था। उस समय 500 किलोमीटर का सफ़र करने में भी कई कई हफ्ते महीने लग जाते थे। तो उसने उन हफ्ते और महीनों का अपना खर्चा पानी निकालने के छोटे मोटे काम करने शुरू किए। जो छोटे मोटे काम वो करता था, वो उसने जैसे किसी बढ़ई के यहाँ, किसी मिस्त्री के यहाँ, इस तरह से काम किए जहाँ से उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो जैसे कि उसने मेटल पे, यानी कि उसने लोहार के यहाँ काम करना सीखा। उसने स्टोन्स के साथ काम करना सीखा। स्टोन्स मीन्स के पत्थर को कैसे तराशा जाता है, कपड़े को कैसे, कपड़े के ऊपर काश्तकारी कैसे की जाती है। उसने ये सब काम सीखे, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन उसका खर्चा पानी निकल आता था। लेकिन उसका ज़्यादा फ़ायदा उसका ये होता था कि उसके उसके हाथ में एक स्किल आ गई थी, एक कला आ गई थी। वो अक्सर जंगलों में ही बेचारा रात को सोता था, उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं होते थे। तो ऐसे करके वो अपना टाइम पास कर रहा था, थोड़ा बहुत काम कर करके। और उसी समय वहाँ पहली रेलवे लाइन शुरू हुई पेरिस में। जब वो पहली रेलवे लाइन शुरू हुई तो उसने सोचा कि वो जैसे कैसे थोड़ा बहुत पैसे कमाकर वो ट्रेन के थ्रू जल्दी से पेरिस पहुंच जाएगा। और उसने वैसे किया। उसने कुछ एक काम उसने किए और अपने पैसे इकट्ठे किए, और वो ट्रेन में सफ़र करके पेरिस पहुंच गया। जब वो पेरिस पहुंचा तो उसने वहाँ जा कर के देखा कि वहाँ पर बहुत डिमांड में थे बॉक्सेस, क्योंकि वो ट्रेन के थ्रू आया था। अब ट्रेन नई नई शुरू हुई थी और ट्रेन में लोग बॉक्सेस लेके जाते, अपना सारा सामान बॉक्सेस में भर के रखते। जैसे आजकल की डेट में हम लोग सूटकेस वगैरह लेके जाते हैं, प्लास्टिक के या किसी भी चीज़ के बने होते हैं, लेकिन उस समय वो लोग लकड़ी के बॉक्सेस लेके जाते थे। अब लकड़ी के बॉक्सेस के ऊपर वो लेदर लगाया करते थे, और जो वो लेदर लगाया करते थे तो वो इतना ड्यूरेबल नहीं होता था। और क्या होता था कि ज़्यादातर ना अरिस्टोक्रेट्स होते थे जो कि अपने कस्टम कस्टम मेड बॉक्सेस होते थे। उनके अंदर जैसे उसने पेंटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रख लिए, फर्नीचर का सामान होता था, कुछ भी इस तरह की चीज़ें वो उनको लेके जाने में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। तो उसने ये, क्योंकि वो ट्रेन के थ्रू आया था, तो उसको यही चीज़ उसको सबसे ज़्यादा दिखी कि इस चीज़ में काफ़ी मतलब डिमांड है। तो उसने वही चीज़ पे काम करना शुरू करने की सोची। और उसको सौभाग्यवश ऐसे ही एक क्राफ्टमैन के यहाँ उसको नौकरी भी मिल गई। अब वहाँ पर उसको पैसे तो नहीं अच्छे मिलते थे, लेकिन वो काम सीखने की लगन थी और उसने काम बहुत ही जल्दी सीख लिया। और जल्दी ही उसने इतना अच्छा वहाँ पर काम सीख लिया कि सभी क्लाइंट्स का वो चहेता बन गया। अब उसकी जो क्योंकि उसने इतना अच्छा काम करना सीखा था, सभी क्लाइंट्स उसी की डिमांड करते थे। तो उसकी जो सामान की, जो उसकी ये कह लो कि तारीफ़ थी, वो नेपोलियन की वाइफ, जो कि राजा था, राजा की जो वाइफ थी रानी, उसके कानों में पड़ी। और उसने उसका काम जब देखा तो उसे बहुत पसंद आया। तो उसने लुई वुइटन को अपने यहाँ अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना करके रख लिया। जब वो वहाँ पर पर्सनल बॉक्स मेकर बन के रहा तो उसने 4 साल वहाँ काम किया। इन 4 सालों के दौरान उसने बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए इस चीज़ को, अपनी जो बॉक्स मेकिंग थी उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो उस समय जो बॉक्सेस बनते थे उन वो आपको मैंने बताया कि वो लेदर के होते थे, ऊपर लेदर चढ़ा होता था बॉक्सेस के। और वो लेदर का जो लिड होता था, लिड मीन्स के ढक्कन होता था बॉक्स का, वो कर्व शेप में होता था। वो कर्व शेप में होने का रीज़न ये था कि जब पानी पड़ता था ना, तो वो उसके ऊपर पानी ठहरता नहीं था, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा चल जाते थे। क्योंकि अगर वो फ्लैट बनाता उनको लिड्स को, तो
उसके ऊपर पानी रुकता और लेदर ख़राब हो जाता था, तो वो बॉक्स बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते थे। तो इसने एक्सपेरिमेंट किए लुई विटॉन ने, उसने लेदर की बजाय उसने कैनवस के बॉक्सेस बनाए। अब वो कैनवस के बॉक्सेस बनने की वजह से जो उनके लिड्स है वो फ्लैट हो गए। जब वो लेदर के बॉक्सेस होते थे वो फ्लैट लिड्स के नहीं होते थे, तो वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक पे नहीं किए जा सकते थे, जिसकी वजह से सामान को इधर से उधर ले जाना भी बहुत मुश्किल होता था। तो इसने फ्लैट लिड्स वाले जो बॉक्सेस बनाए कैनवस के, उसका दो फायदा हुआ। एक तो वो ड्यूरेबल भी ज़्यादा हुआ और दूसरा वो स्टैक भी किए जा सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में प्रॉपर बन गए। तो इससे सबको वो चीज़ बहुत पसंद आई। तो दो फिर भी क्योंकि एक नया प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हो, लोगों को उसको यूज़ करने में, देखने में, समझने में थोड़ा समय लगता है। तो 2 साल लगे, 2 साल में उसका काम बहुत अच्छा चल पड़ा। अब जब उसका काम इतना अच्छा चल पड़ा तो लुई विटॉन ने इसके साथ साथ उसने सोचा कि लेडीज़ के हैंड बैग्स भी बनाए जाए। तो उसने हैंड बैग्स भी बनाए, लेकिन उस समय जो हैंड बैग्स चलते थे, जो रिवाज उस समय होता था, वो काफ़ी बल्कि होते थे और लोगों को वो पसंद नहीं थे इतना। क्योंकि उस टाइम लेडीज़ के जो इतने बल्कि मीन्स के इतने बड़े बड़े हैंड बैग्स, और वो इनएलिगेंट होते थे, मतलब इतने अच्छे नहीं होते देखने में, और वो कई बार वो इतने बड़े की वजह से लेडीज़ को इंजरी भी होती थी। तो इसने काफ़ी ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट्स किए। तो पहले तो लोगों को काफ़ी वो पसंद नहीं आए, लेकिन वो उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में उसने इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए, इतने अच्छे नए नए फैब्रिक्स के उसने हैंडबैग्स बनाए कि लोगों को बहुत पसंद आना शुरू हो गए। और वो इतना काम चल पड़ा कि वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था मार्केट में। तो उसका लुई विटॉन ने अपने बेटे को भी अपने साथ काम में लगाया। तो लुई विटॉन ने अपने बेटे को भी साथ में लगाया। उसके बेटे का नाम था जॉर्ज। जो जॉर्ज था वो भी अपने पिता की तरह बहुत काबिल था। जैसे कि जो लुई विटॉन था उसने जैसे कि एक नया कैनवस वाले बॉक्सेस की इन्वेंशन की थी, वो बॉक्सेस इजाद किए थे। इसी तरह से जॉर्ज ने भी एक नया लॉक इन्वेंट किया जिसको कि टम्बलर लॉक बोलते हैं। पहले क्या था कि बॉक्सेस के ऊपर जो लॉक होते हैं वो आसानी से खोले जा सकते थे, उनके ऊपर कोई खास सिक्योरिटी नहीं होती थी, वो इतने सिक्योर नहीं थे, सुरक्षित नहीं थे। लेकिन टम्बलर लॉक जब इसने बनाया, इजाद किया, तो वो बहुत ही सुरक्षित हो गए थे। उसमें सामान लेकर के जाना बहुत ही सुरक्षित हो गया, वो इतनी आसानी से खोले नहीं जा सकते थे। तो अभी डिमांड बहुत अच्छी चल रही थी, अभी काम बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि जॉर्ज ने भी ज्वाइन किया था और प्रोडक्शन भी बढ़ गई थी। लेकिन दुर्भाग्य उनका साथ छोड़ने रहा था। हुआ क्या कि उसी टाइम एक वॉर शुरू हो गई फ्रांस में, और वो फ्रांस की पर्शिया के साथ वॉर शुरू हुई, जिसकी वजह से बिजनेस फिर से रुक गया और वो दोबारा से बैंकक्रप्ट हो गए, और उन्हें उनका घर बार सब कुछ उनको छोड़ना पड़ा, और वो एक शरणार्थी गृह में जाकर रहने लगे। और वहाँ पर इतनी गरीबी उन्होंने देखी कि उनको भूखों मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन 1871 में 1871 में जब वॉर रुकी तो लुई विटॉन वापस अपने घर पे गया। लेकिन जब वहाँ पर गया तो उसने देखा कि सब कुछ तहस नहस हो चुका था, सब सामान जला दिया गया था, जो उसका घर था वो लूट उसमें सब कुछ लूट कर ले गए थे, कुछ नहीं बचा था। तो उसको बहुत ही डिसहार्टन हुआ, उसको निराशा तो बहुत हुई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने दोबारा से अपना काम करना शुरू किया। तो हिम्मत ना हारते हुए लुई विटॉन ने अब क्या किया कि क्योंकि वॉर की वजह से प्रॉपर्टी के प्राइस फ्रांस में बहुत ज़्यादा गिर गए थे, तो लुई विटॉन ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसने फिर से एक नई दुकान ली। अब ये दुकान ली तो उसने एक अच्छी जगह पे पेरिस के एक मेन जो एरिया था वहाँ पर उसको वो दुकान मिल गई और उसने वहीं पर अपनी वर्कशॉप फिर से शुरू कर दी। अब क्योंकि अब क्या हुआ था कि धीरे धीरे दुनिया में तरक्की हो रही थी। जो तरक्की का मतलब कि दुनिया अब लोग इधर से उधर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने लग गए थे। उस ट्रैवल करने की वजह से डिमांड बॉक्सेस की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और अब लुई वुइटन ने देखा कि इतना डिमांड बढ़ रही है और उसको ऑर्डर पूरी दुनिया से आने शुरू हो गए थे। तो उसने देर न करते हुए उसने अपने बेटे को भी साथ में लगाया, जहाँ से उसको हेल्प मिले उसने अपने साथ और लोगों को भी जोड़ा। उसने नए लोगों को अपने साथ काम पर रखा, उनको काम सिखाया और अब प्रोडक्शन में और भी ज़्यादा तेज़ी कर दी और उसका काम फिर से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल पड़ा। अब क्योंकि काम उसका इतना चल पड़ा था कि उसके पास पूरी दुनिया से ऑर्डर आ रहे थे, तो उसको ज़रूरत महसूस हुई कि नए एक्सपेरिमेंट करके
अब अपने प्रोडक्ट्स को और इम्प्रूव किया जाए, कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाए, कोई नई चीज़ ईजाद की जाए। और अब क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वो इतनी इतनी एडवांस तो एटलीस्ट हो चुकी थी कि अब वो कपड़े के ऊपर डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते थे, अपने कस्टम पैटर्न्स बना सकते थे। अब क्योंकि कैनवस जो था वो एक फैब्रिक ही था, एक कपड़ा था, तो वो उसने कैनवस के ऊपर अलग अलग डिज़ाइन और पैटर्न्स प्रिंट किए और स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस उसने प्रिंट की और वो उसने बॉक्सेस के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि वो एक नई पहचान मिल गई उसको, क्योंकि उसने अपनी ब्रांडिंग तो ऑलरेडी बना ली थी। दुनिया में हर कोई अच्छा जो ऊंचे ऊंचे एक पद वाला कोई इंसान था, कोई अच्छी शोहरत वाला इंसान था, वो लुई वुइटन के ही बॉक्सेस चाहता था, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका था। अब उसके जो मेन स्टेटस सिंबल में उसके जो मेन क्लाइंट्स थे वो सभी राजा, जैसे कि इजिप्ट का राजा, सूडान का राजा, फ्रांस की रानी, इस तरह से काफ़ी जो बहुत ही ज़्यादा शोहरत वाले लोग थे वो उसके क्लाइंट्स बन चुके थे। और उसके पास हर तरफ से डिमांड्स इतनी ज़्यादा थी ऑर्डर्स की कि उसको ऐसा इतनी ज़रूरत लगी कि उसने लंदन में ही अपनी एक और शॉप खोल दी। काम सारा प्रोडक्शन सारी फ्रांस में ही होती थी, उसने प्रोडक्शन कहीं और नहीं की। प्रोडक्शन फ्रांस में थी, लेकिन उसने अपने जो एक शॉप थी, एक नया स्टोर उसने लंदन में और खोल दिया था। अब क्योंकि जो शॉप थी वो लंदन में और खुल गई थी, तो वहाँ पर लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए, ताकि वो ऑर्डर कर सकें, तो उसने एक प्रोडक्ट कैटलॉग प्रिंट करके वहाँ पर भिजवाया। वो दुनिया का, आई थिंक इट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोडक्ट कैटलॉग एवर मेड, क्योंकि उस समय से पहले कोई भी किसी ने भी अपना प्रोडक्ट का कैटलॉग नहीं बनाया था। तो वो फर्स्ट टाइम लुई वुइटन ने बना करके लंदन में भेजा, ताकि लोग प्रोडक्ट कैटलॉग को देखकर अपना कस्टम डिज़ाइन चूज़ कर सकें, अपना कस्टम प्रोडक्ट वो उनको ऑर्डर कर सकें। और वो अब फ्रांस में बना करके वहाँ पर फिर ऑर्डर पे भेजा करता था। तो ऐसा सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक एक और ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी ये हुई कि लुई वुइटन की अचानक डेथ हो गई। उसकी अचानक डेथ होने से सब शॉक में थे, क्योंकि उसका जो रीज़न था डेथ का वो वॉज अननोन, किसी को नहीं पता था उसकी डेथ क्यों हुई है, कैसे हुई है। खैर चलो, अब क्या हुआ कि सारी जिम्मेवारी जॉर्ज के कंधों पर आ गई। और जॉर्ज बहुत ही तेज़ दिमाग वाला था। जॉर्ज ने कोई टाइम नहीं वेस्ट किया। वो वर्ल्ड फेयर में यूनाइटेड स्टेट्स में उसने ट्रैवल किया। वहाँ जा कर के उसने देखा कि उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही अच्छी है। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो उसको अब यूनाइटेड स्टेट्स में कोई इंटरनेशनल कोई पर्सन चाहिए था जो कि उसके प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल कर सके। तो उसकी वहाँ पर मुलाकात हुई मिस्टर वानामेकर से। जो मिस्टर वानामेकर थे वो यूएस के पोस्ट मास्टर जनरल थे, और उन्होंने फिर वहाँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया। उस डिपार्टमेंटल स्टोर में लुई विटॉन के ये बॉक्सेस एंड हैंडबैग्स सेल होना शुरू हुए। तो वहाँ पर मिस्टर वानामेकर ही पहले इंसान थे जिन्होंने प्राइस टैग लगाना शुरू किया इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब प्राइस टैग लगा तो इनकी एक ब्रांडिंग एक स्टेप और ऊपर हो गई थी। और जब ये सब चल रहा था तो तभी जॉर्ज ने फर्स्ट टाइम पहला मोनोग्राम बनाया, जो आप देखते हैं ना, एल और वी इंटरलॉक किया हुआ। वो जो मोनोग्राम था वो उस समय बनाया गया था, अपने फादर की याद में जॉर्ज ने बनाया था वो लुई वुइटन के लिए। लोगों को पहले तो ये पसंद नहीं आया, क्योंकि अब तक लोगों को आदत थी कि वो अपना खुद का नाम ही ऐसे मोनोग्राम बॉक्सेस के ऊपर देखा करते थे। लेकिन अब जब उन्होंने एलवी देखा तो उन्होंने पहले पसंद नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली जॉर्ज वॉज क्वाइट एडमेंट कि मुझे ऐसा ही करना है। और उसके प्रोडक्ट्स अब पर्सनलाइज वो चीज़ होना बंद हो गए थे। तो लोगों ने फिर धीरे धीरे उसी को अडेप्ट किया और उसको एक्सेप्ट कर लिया, और वो प्रोडक्ट्स फिर से वैसे ही सेल होने लग गए थे। जो जॉर्ज का बेटा था उसका नाम था गैस्टन, और वो गैस्टन भी उसके साथ ही काम में लग पड़ा। और वो दोनों भी वो भी अपने पिता और दादा की तरह उतना ही मेहनती था, और वो दोनों ने फिर से काम अच्छा संभाल लिया। लेकिन 1936 में जॉर्ज की फिर डेथ हो गई, और सेम हिस्ट्री ने फिर से रिपीट किया। उधर से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गई, और काम फिर से रुक गया, प्रोडक्शन फिर से बंद हो गई, और गैस्टन को सभी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी क्योंकि सभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए थे। और फिर से लुई वुइटन एक बार फिर से ज़मीन पर आ गए थे।
अब हालात बहुत ही डेस्परेट हो चुके थे गैस्टन के लिए, उसको सरवाइव करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो उसने अपनी सभी शॉप्स बंद करके एक छोटी सी शॉप खोल ली, और उस शॉप में वो सरकारी चीज़ें बनानी शुरू कर दी थी उसने, वो इतना डेस्परेट था। तो खैर चलो, अब गैस्टन के आगे तीन तीन बेटे थे, और उसने उन जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तब उसने उन तीनों के साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन वो तीनों अब कंपनी को उस तरह से आगे नहीं ले जा सके जिस तरह के उनके पिता और दादा लेकर के गए थे। और 1970 में 1970 में गैस्टन की भी मृत्यु हो गई थी। जब उसकी मृत्यु हो गई थी तब तो उसके तीनों बेटों ने अपनी हिम्मत ही छोड़ दी और उन्होंने अपने जीजा की तरफ मुँह किया, उनकी हेल्प ली। जो उसके जीजा थे हेनरी, हेनरी ने फिर हेनरी का पहले स्टेनलेस स्टील का बिजनेस हुआ करता था, जो कि उसने बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में बेच दिया था। और फिर उसने लुई विटॉन की तरफ अपना मुँह किया, और लुई विटॉन को उसको उसमें बहुत ही पोटेंशियल दिखा। तो वो बहुत ही दिमाग वाला बंदा था हेनरी। उसने जो उसने उसके शेयर्स निकाले अपने, और शेयर्स को उसने बेचना शुरू किया। और जब उसने शेयर्स को मार्केट में उतारा तो उसकी वैल्यू उसने 6 ही साल में इतनी बढ़ा दी कि जो पहले 20 मिलियन के थे वो 260 मिलियन बन गए थे विद इन 6 ईयर्स। आप देखें कि 13 गुना प्रॉफिट हुआ था। और अब हुआ क्या, क्योंकि इतनी ज़्यादा तरक्की होती है ना, तो लोगों को भी बहुत जेलसी होती है और लोग उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। सो सेम चीज़ एलवी के साथ भी हुई। अब क्या हुआ कि लोगों ने नकली प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए एलवी के नाम पर, और वो मार्केट में उतरने शुरू हो गए। जब वो प्रोडक्ट्स मार्केट में इतने ज़्यादा उतर आए कि एलवी की ओरिजिनल सेल्स कम हो गई, क्योंकि एलवी ओरिजिनल जो था वो बहुत एक्सपेंसिव था और नकली माल ऑब्वियसली बहुत सस्ता था। तो जो शेयर मार्केट के जो मेन काफ़ी दिग्गज थे, उन्होंने ये बोला कि भाई बहुत रिस्की है एलवी के प्रोडक्ट्स में डील करना, एलवी के शेयर्स खरीदना, बिकॉज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है इनके प्राइसेस में। तो हेनरी ने उस टाइम क्या किया कि वो बहुत तेज़ दिमाग वाला बंदा था। उसने सोचा कि इससे पहले कि कोई और उसको टेक ओवर करे, उसने पूरी दुनिया में होलसेल की बजाय रिटेल्स के बहुत ज़्यादा स्टोर ओपन कर दिए। जो आज की डेट में हम इतने ज़्यादा स्टोर्स एलवी के देख रहे हैं ना, वो ज़्यादातर हेनरी के ही ओपन किए हुए हैं। तो हेनरी ने हर जगह, इवन एशियन मार्केट्स को भी टैप किया। उसने अफ्रीका में, यूरोप में, यूएस में, हर जगह उसने बहुत ज़्यादा रिटेल स्टोर्स खोल दिया। अब इतने ज़्यादा रिटेल स्टोर्स खोले, इट मीन्स के प्रोडक्शन भी बहुत बड़ी, और प्रोडक्शन भी बहुत बड़ी तो मार्केट में प्रोडक्ट बहुत बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया था। तो इसकी वजह से अब जो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स है, जो नकली माल था, वो इतना नहीं बिक रहा था, और ओरिजिनल्स ही चल रहे थे क्योंकि वो इजीली अवेलेबल थे। और विद इन फ्यू ईयर्स, सिर्फ 4 साल के अंदर ही हेनरी ने सब मार्केट रिसर्चर्स को गलत प्रूव कर दिया, और जो 260 मिलियंस की वैल्यू थी वो उसको 1 बिलियन तक लेकर चला गया था। तो अब हेनरी ने क्या किया कि हेनरी ने मोएट हेनेसी, एक कंपनी थी मोएट हेनेसी, जो कि शैम्पेन एंड कॉग्नैक बनाते थे। ये बहुत ही लग्जरी ड्रिंक्स होती हैं, आपने सुना ही होगा शैम्पेन एंड कॉग्नैक। तो वो उसने उसके साथ कोलैबोरेट कर लिया और नाम पड़ गया LVMH। LVMH। अब जो LVMH थे, अब उस जो आगे जा कर के जो LVMH, जो मोएट हेनेसी का जो वाइस प्रेसिडेंट था, जो चांसलर था, उसके साथ डिस्प्यूट हो गया हेनरी का। उस डिस्प्यूट में ये हुआ कि जो मोएट हेनेसी का जो ओनर था वो टेक ओवर करना चाहता था एलवी को। तो एलवी ने अपना उसके साथ सेपरेशन की। जब सेपरेशन की, बिकॉज अब क्या था कि मार्केट में शेयर्स उनके थे, जो मार्केट में शेयर्स थे, तो उसने प्रॉपर्टी को, सारी प्रॉपर्टीज़ का कंट्रोल लेने के लिए हेनरी ने एक और आउटसाइड एक और बंदे की हेल्प ली जिसका नाम था बर्नार्ड। बर्नार्ड की हेल्प ली ताकि सब कुछ टेक ओवर को पूरा कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बर्नार्ड भी अंदर से MH से मिला हुआ था, मोएट हेनेसी से मिला हुआ था। उसके मिले होने की वजह से क्या किया कि उसने LVMH में 45% शेयर्स अपने अलग से खरीद लिए और MH के साथ अपना हाथ मिलाया। जब वो आपस में हाथ मिला लिया तो LV के जो शेयर्स थे वो कम पड़ गए और उनका शेयर ज़्यादा हो गए, इसलिए LV को स्टेप डाउन करना पड़ा और कंट्रोल उनके हाथ में चला गया था। और जिसका असर ये पड़ा कि एलवी
बहुत ही पीछे रह गया। बाकी नए बहुत सारे ब्रांड्स जो मार्केट में आ गए थे उनके मुकाबले बहुत पीछे रह गया, उनकी सेल्स भी बहुत नीचे गिर गई और काफ़ी नुकसान सहना पड़ा था एलवी को उस टाइम पे। लेकिन हेनरी ने हिम्मत नहीं हारी। हेनरी ने क्या किया कि कोलैबोरेशन की बेस्ट डिज़ाइनर्स के साथ, और बहुत ही अच्छे जो टॉप के आर्टिस्ट थे उस टाइम उनके साथ उसने कोलैबोरेशन किया, और उसने फिर से अपने जो हैंडबैग्स थे उनको फिर से मार्केट में लॉन्च किया 100th एनिवर्सरी पे। एंड दिस वाज अ ह्यूज सक्सेस अगेन। अब उसने, क्योंकि इनिशियली जो शुरुआत में लुई वुइटन ने शुरू किया था उसी के ही फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए उन्होंने हैंडबैग्स लॉन्च किए और नए डिज़ाइंस के साथ लॉन्च किए। अब तक जो हैंडबैग्स थे वो इतनी एक लग्जरी आइटम नहीं माना जाता था, एक स्टेटस सिंबल नहीं माना जाता, लेकिन वो लुई विटॉन ने शुरू करवाया और वो बहुत ही एक्सपेंसिव बिकने शुरू हुए। और अब तब से लुई विटॉन ने सनग्लासेस, वॉचेस, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, बहुत और भी बहुत सारी चीज़ों में अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और पूरी ह्यूज सक्सेस ही हासिल की है। सो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इतनी मेहनत के बाद आज लुई विटॉन की जो वैल्यू है वो तकरीबन $40 बिलियन की है। सो फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कभी भी आप हिम्मत नहीं छोड़िए। टाइम लगता है सक्सेस में, लेकिन आपको सक्सेस मिलती है। हिम्मत नहीं छोड़ोगे, अपना जज्बा अपना कायम रखोगे, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखोगे, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे ही कम समय में पूरी खबर देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ हेल्प करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों।